101 का क्वेश्चन, द मोस्ट स्टूडेंट नीड above all else is practice in writing and particularly in writing things that matter to them. फिर से देखते हैं, what most student need above all else is, देखो क्या सबसे ज्यादा बच्चों को चाहिए, ठीक है, above all else is practice, उनको क्या चाहिए, ओवरऑल जो है मोस्ट नंबर ऑफ जो स्टूडेंट हैं, ज्यादातर जो बच्चे हैं उनको क्या चाहिए एक्चुअल में, हमको वो देखना पड़ेगा। above all else is practice, यहां पर सबसे पहले आप ये देखो कि क्या इसका यहां पर प्लेसमेंट बराबर है। above all else, जो सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स है, above all else इसका मतलब होता है कि मोस्टली, इसका सिंपल एक वन वर्ड का मीनिंग होता है मोस्टली, सबसे ज्यादा, वो क्या है, इस प्रैक्टिस इन राइटिंग एंड, और उसके साथ पर्टिकुलरली इन राइटिंग थिंग्स दैट मैटर टू देम। अब स्टेप बाय स्टेप इसको देख लेते हैं। ए वाला आप देखो, इसके अंदर व्हाट मोस्ट स्टूडेंट्स नीड, की जो सबसे ज्यादा बच्चों को चाहिए। अब देखो स्टूडेंट्स क्या है, एक से ज्यादा है, मतलब प्लूरल नाउन है, ठीक है। और उसके बाद वर्ब कैसा होगा, प्लूरल वर्ब होगा। वर्ब कैसा होगा, प्लूरल वर्ब होगा, तो नीड बराबर है, मतलब फर्स्ट वाले पॉइंट के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट बराबर है, ठीक है। स्टूडेंट्स नीड, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और जैसे मैंने बताया अबव ऑल एल्स, इसका ये आपका एक फ्रेज है और इसका मतलब होता है मोस्टली। अब देखो यहां सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट है यहां पर नीड, कि जो सबसे ज्यादा बच्चों को चाहिए। अब क्या चाहिए उसके बारे में बात हो रही है, और ये जो नीड है इस प्रैक्टिस, क्या चाहिए उनको, इस प्रैक्टिस, वो चाहिए इनको प्रैक्टिस, ठीक है। तो एक मिनट, क्वेश्चन हमारा चेंज हो गया। तो इस क्या है, प्रैक्टिस, उसको क्या चाहिए, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, किस में, राइटिंग में। तो यहां पर इस जो है वो भी बराबर है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब प्रैक्टिस भी कैसे, इन राइटिंग। इन राइटिंग का मतलब होता है कि लिखते हुए, इन राइटिंग का यहां पर मतलब है लिखकर उनको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। मतलब ए में कोई एरर नहीं, बी में कोई एरर यहां पर नहीं नजर आ रहा है। आगे देखते हैं। और देखो एंड का एक रूल मैं आपको बता देता हूं। एंड जब हम लेते हैं तो एंड में आप याद रखो कि दोनों तरफ, एंड के इस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों तरफ जो है क्या होता है दोस्तों, सेम सेंस होता है। सेम सेंस के जो है सेंटेंस आने वाले हैं। एक मिनट, सेम सेंस के सेंटेंस आएंगे, मतलब अगर यहां पर पॉजिटिव सेंस है तो यहां पर भी पॉजिटिव होगा। अगर यहां पर जो नाउन है कोई और सिंगुलर है तो यहां पर भी नाउन होने वाला है। ये सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है। अगर यहां एडजेक्टिव है, ठीक है, यहां एडजेक्टिव है तो यहां पर भी एडजेक्टिव होगा। अगर इधर यहां पर कंटिन्यूस टेंस का कोई सेंटेंस है तो एंड के बाद में भी कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस चलेगा, ठीक है ना, क्लियर है। सेम सेंस के वर्ड या सेंटेंस हम लोग एंड के आगे और उसके पीछे यूज करते हैं। तो आप देखो यहां पर एंड, सबसे पहले क्या बोला जा रहा है कि मोस्ट स्टूडेंट जो है उनको क्या चाहिए, राइटिंग में प्रैक्टिस चाहिए। एंड पर्टिकुलरली इन राइटिंग थिंग्स, ऐसी चीजों को लिखकर प्रैक्टिस करना है दैट मैटर टू देम, जो कि उनको क्या करती है, उनको मैटर करती है, जो कि उनके लिए महत्वपूर्ण है। अब यहां पर एक चीज देखो दोस्तों, क्या लिखा है, राइटिंग थिंग्स और उसके बाद दैट। इसका मैं आपको एक रूल बता देता हूं। देखो यहां पर क्या लिखा है, मान लो एक सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट है, उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन है और उसके बाद वर्ब है। तो ये आपको समझना है। देखो सब्जेक्ट, यहां पर मैं किसकी बात कर रहा हूं, थिंग्स की बात कर रहा हूं। थिंग्स हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। उसके बाद ये जो दैट लिखा है ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। उसके बाद दोस्तों है वर्ब, ठीक है, वर्ब लिखा है मैटर। अब एक चीज पर ध्यान देना कि
जब आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है कि कोई सब्जेक्ट है या मान लो कोई नाउन है और उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन है और फिर वर्ब है, तो ये जो वर्ब है ये किसके हिसाब से आना है? ये वर्ब आता है दोस्तों इस सब्जेक्ट के हिसाब से या इस नाउन के हिसाब से जो रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले हो, रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले हो, या जिसके लिए, जिस कारण से रिलेटिव प्रोनाउन उपयुक्त हो रहा है, ठीक है, जिसके लिए यूज हो रहा है ना, उस वर्ड के हिसाब से वर्ब आना है। और ये जो है ये एक्चुअली क्या कहा जाता है, ये सब्जेक्ट या ये नाउन, इसको हम कहते हैं एंटीसीडेंट, ठीक है, एंटीसीडेंट इसको कहा जाता है ना। आप देखो यहां पर कि राइटिंग थिंग्स दैट मैटर, कि दैट, अब ये दैट किसके लिए यूज हो रहा है? थिंग्स के लिए, तो ये थिंग्स इसका क्या है? एंटीसीडेंट कहलाता है। और ये एंटीसीडेंट का जो भी नेचर है उस हिसाब से आगे का वर्ब आने वाला है, ठीक है। मतलब क्या कि मतलब अगर ये एंटीसीडेंट हमारा सिंगुलर है, अगर ये सिंगुलर नाउन है तो ये जो दैट के बाद वर्ब होगा वो भी सिंगुलर वर्ब होगा, ठीक है। और वैसे ही अगर ये प्लूरल नाउन है तो इसके बाद जो वर्ब होगा वो भी क्या होने वाला है दोस्तों? वो भी प्लूरल वर्ब होने वाला है। तो यहां पर देखो क्या है, थिंग्स क्या है? प्लूरल नाउन है, ठीक है। उस हिसाब से मैटर भी क्या हो गया? प्लूरल वर्ब हो गया। तो ये भी बराबर है, इसकी कॉम्बिनेशन बिल्कुल बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो देखो फिर से पढ़ते हैं। मोस्ट स्टूडेंट्स नीड अबव ऑल एल्स इज प्रैक्टिस, क्या चाहिए उनको? प्रैक्टिस चाहिए। इन राइटिंग, लिखित में, और पर्टिकुलरली लिखित में भी उन चीजों की प्रैक्टिस चाहिए जो कि मैटर करती है उनके लिए सबसे ज्यादा। इसका मतलब दोस्तों इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई भी एरर नहीं है, ठीक है, ये पूरा हमारा करेक्ट है, नो एरर का ऑप्शन हम लोग टिक कर देंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 102 वाला क्वेश्चन आप देखो। शी वॉज आउट ऑफ द माइंड when she made that plan to go abroad without taking into consideration her present family position, ठीक है। फिर से देखते हैं। she was out of her mind, कि वो क्या थी? सॉरी, she was out of the mind, she was out of the mind, क्या लिखा है दोस्तों? अच्छा, यहां पर ये फुल स्टॉप नहीं आएगा। she was out of the mind when she made that plan to go abroad without taking into consideration of her present family position। अब इसका मीनिंग समझते हैं एक एक करके। यहां पर बोला जा रहा है she was out of the mind, मतलब वो माइंड से बाहर थी, वो दिमाग से बाहर थी, है ना। इसका कोई मीनिंग आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। इसको लिखने का जो सही तरीका है दोस्तों वो ये है, द यहां पर नहीं आने वाला है, उसके बदले हम लोग हर लगाएंगे, ठीक है। शी वॉज आउट ऑफ हर माइंड, वो अपने माइंड से बाहर थी। इसका क्या मतलब है? वो अपने माइंड से बाहर थी, किसी के भी माइंड से बाहर नहीं थी, अपने माइंड से। इसका ये एक्चुअली एक फ्रेज है और इसका मतलब है कि इसका सीधा सा मतलब ये है कि शी कुड नॉट एबल टू डिसाइड, वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी, वो फैसला नहीं कर पा रही थी, ठीक है। या फिर उसका जो फैसला था, डिसीजन था, वो रॉन्ग था, है ना। तो हर डिसीजन वाज रॉन्ग, इस तरीके से बोल सकते हैं, है ना। और शी और उसके बाद वॉज, मतलब यहाँ पर पास्ट टेंस में चल रहा है, और ये शी क्या है? सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, उस हिसाब से ये भी सिंगुलर वर्ब है। तो ये दोनों की कॉम्बिनेशन बिल्कुल बराबर, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आउट ऑफ हर माइंड, एरर हमारा ए में है, ठीक, हर का प्रॉब्लम है, यहाँ पर हर आने वाला है। एक मिनट आगे देखते हैं। अच्छा, कब ऐसा कब हुआ, कब जो है उसको कंफ्यूज हुई, उसको समझ में नहीं आया, या वो फिर उसके जो आइडियाज हैं वो क्लियर नहीं रहे। व्हेन शी मेड, देखो शी उसके बाद पास्ट टेंस में चल रहा है, तो कंटिन्यूटी ऑफ पास्ट, अगर यहाँ पर सेंटेंस पास्ट में है तो आगे भी जो है क्या होगा? पास्ट में ही चलना चाहिए। तो उस हिसाब से ये बिल्कुल सही है ना। यहाँ पर ये पूरा का पूरा सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है ना, पूरा पास्ट टेंस का सेंटेंस है, उस हिसाब से ये बिल्कुल बराबर है। when she made that plan, वो प्लान जब उसने बनाया, to go abroad, अब्रॉड जाने का, without taking into consideration, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। taking into consideration ये आपका एक सिंगल फ्रेज की तरह हम एक साथ यूज करते हैं। विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन मतलब आप बोल सकते हो, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन मतलब आप बोल सकते हो विनिंग कॉन्फिडेंस, विनिंग
कॉन्फिडेंस, या फिर आस्किंग, आस्किंग सिंपल ये बोल सकते हो, विदाउट आस्किंग हर पेरेंट, कि बिना उसके पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लिए हुए या फिर बिना उनके पेरेंट्स से पूछे, इस तरीके से। तो टेकिंग इनटू कंसीडरेशन, टेकिंग इन कंसीडरेशन नहीं होता है, टेकिंग टू कंसीडरेशन नहीं होता है, टेकिंग इनटू प्रीपोजिशन यहां पर बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है। तो विदाउट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन, टेकिंग इनटू कंसीडरेशन हर पेरेंट, हर प्रेजेंट फैमिली पोजीशन। अच्छा, क्या नहीं कंसीडर, क्या उसने कंसीडर नहीं किया, क्या उसने नहीं देखा, या फिर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन विदाउट अंडरस्टैंडिंग भी होगा, यहां पर हो सकता है विदाउट अंडरस्टैंडिंग, अलग अलग ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो विदाउट अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट फैमिली पोजीशन, की आज की उसकी प्रेजेंट क्या फैमिली पोजीशन है उसको वो नहीं बिना उसको देखे, बिना उसको समझे उसने ये डिसीजन ले लिया, ठीक है दोस्तों। बाकी कोई भी एरर यहाँ पर नहीं है, ए वाला जो है इसके अंदर हमारा एरर है, ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 103 वाला क्वेश्चन देखें आप। आर यू थ्रू विथ दैट न्यूज़पेपर, बताओ जरा इसके अंदर क्या होगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये हमारा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। और आर यू थ्रू विथ, अब कुछ लोग बोल रहे होंगे सर थ्रू विथ में कुछ लग रहा है हमको, है ना, थ्रू होगा कि थोरो विथ होगा। थोरो का मतलब होता है थोरो का मतलब होता है किसी चीज को वापस से उसको देखना, वापस उसको एक तरह से गो थ्रू करना, ठीक है। तो देख लेते हैं, थ्रू का मतलब होता है से होकर, है ना, से होकर। और थॉरो का मतलब कुछ और होता है ना, थॉरो, ROUGH, थॉरो। तो थॉरो का मतलब होता है, थॉरो का मतलब ही होता है गो थ्रू, या फिर कंटिन्यूअस। लेकिन यहां पर जब हम इसका मीनिंग देखेंगे तो आर यू थ्रू विद दैट न्यूज़पेपर, इसका मतलब निकल के आ रहा है कि क्या आप उस न्यूज़पेपर से को थ्रू हुए, इसका मतलब क्या आपने वो न्यूज़पेपर पढ़ा है ना, सिंपल सा इसका मतलब निकल के आ रहा है कि क्या आपने वो न्यूज़पेपर शुरू से लास्ट तक, थ्रू का मतलब है क्या आपने न्यूज़पेपर को पूरी तरीके से पढ़ा है ना। इसका मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई भी एरर हमारा नहीं है, ठीक है, कोई एरर नहीं है, नो एरर है इसमें, करेक्ट है ये। आगे देखते हैं 104 का क्वेश्चन। माई कॉलेज इज बिसाइड्स द लेक, माई कॉलेज, मेरा जो कॉलेज है वो कहां पर है, बिसाइड्स द लेक है। बताओ जरा क्या एरर है ना। बहुत सारे बच्चे बोल सकते हैं सर बिसाइड्स, तो बिसाइड्स का मैं आपको एक बताता हूं रूल, है ना। बिसाइड्स दो वर्ड होते हैं दोस्तों, यहां हम देख लेते हैं, ठीक है। हम इसका डिफरेंस देख लेते हैं। एक होता है बिसाइड और दूसरा होता है बिसाइड्स, ठीक है। बिसाइड का मतलब होता है बगल में, बगल में, साइड में, ठीक है, साइड में, है ना। बस बिसाइड का मतलब ही होता है या तो इस तरफ या उस तरफ, किसी भी एक तरफ, ठीक है, बगल में, बाजू में, साइड में, इस तरीके से, है ना। तो ये बिसाइड का मतलब है। और बिसाइड्स का मतलब कुछ और होता है। बिसाइड्स का मतलब होता है अदर देन, अदर देन, या हिंदी में के अलावा, के सिवाय, ठीक है। जैसे व्हाट डू यू नो बिसाइड्स, विच लैंग्वेज डू यू नो बिसाइड्स इंग्लिश, इंग्लिश के अलावा आपको कौन सी और भाषा आती है ना। तो बिसाइड्स इंग्लिश इस तरीके से बोलेंगे। लेकिन यहां पर अगर हम पढ़ेंगे तो माई कॉलेज इज बिसाइड होगा कि बिसाइड्स होगा, भाई लेक के बारे में बात हो रही है, कोई साइड की बात हो रही है, ठीक है, किसी
क्या हो रहा है दोस्तों, डायरेक्शन की यहां पर बात हो रही है, डायरेक्शन की बात की जा रही है, किसी प्लेस की बात की जा रही है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या यूज करेंगे, बिसाइड यूज करेंगे। एस जो है ये आपका नहीं आने वाला है, बी वाले के अंदर आपका एरर है। ठीक, क्लियर है? आगे देखते हैं। द डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स हैज बीन criticized for not having much required courses scheduled for this semester। फिर से देखते हैं, द डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स, किसके बारे में बात हो रही है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, द डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट दोस्तों हमारा सब्जेक्ट है, और डिपार्टमेंट जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। किसका डिपार्टमेंट, फाइन आर्ट्स का। देखो हैज जो है वो सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, तो यहां पर इन दोनों का कॉम्बिनेशन बराबर है, सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट बराबर है। तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स हैज बीन, बिल्कुल सही है। हैज बीन क्या हुआ, हैज बीन क्रिटिसाइज्ड, तो ये आपका पैसिव फॉर्म में सेंटेंस है। ठीक है, पैसिव वॉइस के अंदर सेंटेंस है। क्यों, क्योंकि कभी भी याद रखना ये हैज बीन हुआ, ठीक है, हैज बीन हुआ या हैव बीन हुआ, और उसके बाद अगर वर्ब का सीधा थर्ड फॉर्म होता है मतलब हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में है ना, याद रखना है आपको। तो देखो हैज बीन क्रिटिसाइज्ड किसके लिए, फॉर बिल्कुल आ सकता है, कोई ना कोई प्रीपोजिशन आता है एडिंग करने के लिए, कोई भी प्रीपोजिशन आता है, फॉर आता है या फिर बाय आता है। फॉर नॉट हैविंग मच रिक्वायर्ड कोर्सेज, फॉर नॉट हैविंग मच रिक्वायर्ड कोर्सेज, कि बहुत जो जरूरत पड़ने वाले जो कोर्सेज थे वो उनके पास नहीं है। शेड्यूल्ड फॉर दिस सेमेस्टर, इस सेमेस्टर के लिए जो कोर्सेज शेड्यूल किए गए थे, नियत जो किए गए थे, डिसाइड जो हुए थे वो नहीं हुए अवेलेबल। ठीक है, तो यहां पर देखो फर्स्ट वाले में कोई एरर नहीं, फॉर भी यहां पर करेक्ट है, बाय नॉट हैविंग नहीं आएगा, फॉर करेक्ट है, फॉर नॉट हैविंग मच, लेकिन फॉर नॉट हैविंग मच रिक्वायर्ड कोर्सेज। अब यहां पर देखो ये लिखा है मच और दूसरा हमारे पास है कोर्सेज। दोस्तों कोर्सेज क्या होता है, कोर्सेज जो है वो होता है काउंटेबल नाउन। क्या होता है, काउंटेबल प्लूरल नाउन। भाई कोर्स तो हम काउंट कर सकते हैं ना, प्लूरल नाउन है, हम क्या कर सकते हैं, इसको काउंट कर सकते हैं। लेकिन यहां क्या लिखा है दोस्तों, मच। अब मच जो है, मच जो आपका डिटरमाइनर है, दो होता है दोस्तों, एक होता है मच, दूसरा होता है मेनी। ठीक है, अब मच जो है वो किसके लिए यूज करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के लिए। ठीक है ना, अनकाउंटेबल नाउन के लिए मच यूज करते हैं, और मेनी जो है ये यूज करते हैं हम लोग काउंटेबल नाउन के लिए। ठीक है, पता चल गई क्या एरर है, यहां पर मच नहीं आने वाला है, मच के बदले हम लोग क्या लगा देंगे, मैनी। मैनी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो फिर से पढ़ते हैं, द डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स हैज बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर नॉट हैविंग मेनी रिक्वायर्ड कोर्सेज शेड्यूल्ड फॉर दिस सेमेस्टर। इसका मतलब बी जो है ये हमारा एरर का सेक्शन है, इसमें एरर है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आप देखें दोस्तों क्वेश्चन 106 वाला। If you have thought about the alternatives, you would not have chosen such a difficult topic for the term paper. देखो if you have thought about, अगर तुमने इसके बारे में सोचा होता, if you have thought about the alternative, कि यदि तुमने alternative के बारे में सोचा होता, you would not have chosen। दोस्तों इस तरह का जो आपका सेंटेंस है, ठीक है, इसको लिखने का एक तरीका है ना, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, यहां पर क्या देखो वुड हैव है ना, तो इसको लिखने का जो तरीका है, इसको लिखते हैं हम लोग, शुरुआत हम करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, ध्यान देना ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, क्योंकि ये हमारा ना कंडीशनल सेंटेंस है। ठीक है, इसका एक रूल है दोस्तों,
कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस ऑफ अनरियल सिचुएशन। यहां पर जो है ना एक अनरियल सिचुएशन की बात हो रही है, मतलब एक ऐसी सिचुएशन जो वाकई में नहीं हुई है, उसकी जब हम बात करते हैं अनरियल सिचुएशन की, तो उसको लिखने का जो तरीका है वो ये होता है कि उसको लिखने का तरीका होता है कि सब्जेक्ट और उसके बाद जो है अदर वर्ड्स और फिर कॉमा और फिर सब्जेक्ट और उसके बाद वुड, है ना, वुड, और उसके बाद हैव, और उसके बाद जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म। इस तरीके से हम लिखते हैं। कब? जब हम किसी अनरियल सिचुएशन की बात करते हैं। और ये यहां पर वुड है तो ये ऑक्सिलरी वर्ब जो है ये होता है पास्ट परफेक्ट का, मतलब इसमें हैड लगता है। क्या लगता है? हैड लगता है ना। इसको हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट। ये जो सेंटेंस जाएगा ये किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हम यहां पर बात करें, ठीक है, यहां पर अगर हम डिस्कशन करें तो यहां इफ यू हैव थॉट के बदले यहां पर होने वाला है हैड यू। ठीक है, हैड यू और थॉट वैसे भी वर्ब का क्या होता है दोस्तों? थर्ड फॉर्म होता है। तो हैड यू थॉट, बाकी का पूरा एज इट इज हम कॉपी कर देंगे। तो हैड यू थॉट अबाउट द ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है, ऑल्टरनेटिव्स, बाकी पूरा एज इट इज। यू वुड नॉट हैव चोजन, कि तुम जो है इसको नहीं चूज किया होता। सच ए डिफिकल्ट टॉपिक फॉर टर्म पेपर, टर्म पेपर के लिए तुम जो है इतना डिफिकल्ट टॉपिक तुमने चूज नहीं किया होता, है ना। इसका मतलब एरर हमारा इस पर्टिकुलर ए वाले पार्ट में है। इसके बदले हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों? हम लिखेंगे हैड यू थॉट अबाउट द ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, ये हमारा राइट फ्रेज हो जाएगा, क्योंकि यहां पर अनरियल सिचुएशन है कि अगर आपने ऐसा सोचा होता तो जो है इतना टफ टॉपिक चूज नहीं किया होता। बट एक्चुअल में हुआ क्या कि टॉपिक ऑलरेडी उसने चूज कर लिया टर्म के पेपर का। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन जिसकी बात हो रही है वो अनरियल सिचुएशन है। ठीक, उसके लिए हम केवल बात हो पाती है, उसके लिए कुछ कर नहीं सकते। ठीक, उस हिसाब से हैड, ये हमारा पूरा पैटर्न आपको याद रखना पड़ेगा, हैड यू थॉट, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ड्यूटीज ऑफ द सेक्रेटरी आर टू टेक द मिनट्स, मेलिंग द करस्पॉन्डेंस एंड कॉलिंग द मेंबर्स बिफोर मीटिंग। ध्यान से देखो आप लोग, ये इजी है, चलो आप बता सकते हो इसका एरर। ठीक है, आप पढ़ो, बताओ क्या होना चाहिए। देखो शुरू में देखो ए वाला, द ड्यूटीज, है ना, किसकी बात हो रही है? ड्यूटीज की बात हो रही है। देखो ईएस लिखा है, मतलब एक चीज समझ में आ रही है कि ये हमारा प्लूरल नाउन है। ठीक है, तो किसकी ड्यूटीज? सेक्रेटरी की। अब देखो उसके बाद प्लूरल नाउन है, मैंने बताया था कि वर्ब जो वो भी प्लूरल होना चाहिए। सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से नाउन जैसा है वैसा वर्ब होगा। प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब होगा, ये सही है आर। ठीक है, तो क्या हो रहा है? ड्यूटीज ऑफ द सेक्रेटरी आर। अब देखो यहां टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू टेक द मिनट्स, की भाई थोड़ा समय लो, चलो मान लेते हैं ये सही है। अब आगे बढ़ते हैं तो देखो क्या लिखा है? मेलिंग द करस्पॉन्डेंस। तो यहां पर क्या होना था? टू मेल द करस्पॉन्डेंस होना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूटी चल रही है ना यहां पर। टू मेल द करस्पॉन्डेंस, चलिए ठीक है करते हैं। एंड कॉलिंग द मेंबर्स, अब टू कॉल द मेंबर्स, तो यहां पर बार बार हम लोग इसको टू मेल करें या फिर टू कॉल करें, उससे बढ़िया हम क्या कर सकते हैं कि टू टेक के बदले इसको कैंसिल करके इसको हम लिख सकते हैं टेकिंग। क्यों? क्योंकि ये जो सेंटेंस है ना, वैसे भी टू मेल और ये सब नहीं होने वाला दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस को जब हम पढ़ेंगे इसका सेंस जो है वो निकल कर आ रहा है कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये पूरा सेंटेंस जो है हमारा किसका है? कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। इसलिए हम लोग टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो है वो यहां पर नहीं लगने वाला है, सीधा वर्ब के साथ आईएनजी हम लोग लगा देंगे। क्लियर हो रहा है? देखो, द ड्यूटीज ऑफ द सेक्रेटरी आर
टेकिंग अ मिनट, भाई सेक्रेटरी की ड्यूटी क्या होती है, उसके क्या कर्तव्य होते हैं, उसका कर्तव्य होता है थोड़ा टाइम लें, है ना, उसके बाद जो भी करस्पॉन्डेंस है उनको मेल करना, और उसके बाद जो है जितने भी मेंबर्स हैं मीटिंग के पहले उनको कॉल करना, इस तरीके से। तो ये पूरा एक कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, उस हिसाब से बी में एरर है, टू टेक के बदले टेकिंग सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 108 का क्वेश्चन आप देखें, इफ आई वॉज यू आई वुड नॉट गो टू फिल्म इन माई मदर्स एब्सेंस, यदि मैं तुम होता तो मैं क्या नहीं करता, मैं वहां नहीं जाता, फिल्म देखने नहीं जाता। अब देखो यहां पर इफ अनरियल सिचुएशन हो रही है, देखो मैं हूं नहीं आप, मैं अगर मैं तुम्हारी जगह होता, इस तरीके से बोलते हैं ना, तो ये क्या है, हम लोग किसकी डिस्कशन कर रहे हैं, अनरियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं। तो अनरियल सिचुएशन का एक रूल तो हमने देखा था हैड वाला, है ना, कि हैड आए, ये देखा था हमने कि हैड और उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद जो है अदर वर्ड्स, तो ये देखा था। एक हम इस सेंटेंस के हिसाब से ये भी हम लिख सकते हैं कि इफ और आई जो है उसके बाद वर आएगा, क्या आने वाला है अनरियल सिचुएशन के लिए, आई वॉज यू नहीं होता है दोस्तों, आई वर यू होता है, ठीक है ना, क्या होता है, आई वर यू। तो यहां पर ए वाले में हमारा एरर है, आई वॉज के बदले आई वर सही हो जाएगा। ग्रामर के हिसाब से यही पैटर्न होता है। इफ आई वर यू, कि मैं तुम्हारी जगह होता, क्या, जब अनरियल कोई सीन है ना, ऐसा सीन जो हो नहीं सकता है, केवल उसके बारे में डिस्कशन हो रहा है, उस कंडीशन में यहां पर वर आ जाएगा आई के साथ। ठीक है, क्लियर है। तो इफ आई वर यू आई वुड नॉट गो, यहां सही है, वुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आई वुड नॉट गो टू फिल्म इन माई मदर्स एब्सेंस। तो इन प्रीपोजिशन भी बराबर है कि मेरी जो मदर है उनके एब्सेंस में, उनकी अनुपस्थिति में मैं फिल्म देखने नहीं जाता। इस तरीके से पूरा सही है, ए के अंदर आपका एरर। नेक्स्ट देखते हैं, those of us who have a family history of heart disease should make a yearly appointment with their doctors। देखो क्या बोला जा रहा है, those of us, कि हम में से वो लोग, ठीक है, those of us का मतलब होता है हम में से वो लोग, who have, देखो मैंने बताया था अभी कुछ क्वेश्चंस के पहले कि ये आपका हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, ध्यान देना दोस्तों, और ये us हमारा जो है क्या है, सब्जेक्ट है, या हम इसको नाउन मान लेते हैं। अब मैंने बताया था कि इसके बाद जो वर्ब आता है वो निर्भर करता है किस पर, इसके पहले कौन सा नाउन है। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले कौन सा नाउन है, हु के पहले जो नाउन है उस पर निर्भर करता है कि हु के बाद का वर्ब कैसा होना चाहिए। इसीलिए तो इसको जो है, ये जो हु के लिए जो नाउन है इसको एंटीसीडेंट कहा जाता है। ठीक है ना, इसको एंटीसीडेंट कहा जाता है। एक मिनट यहां लिख देते हैं, ये जो है एंटीसीडेंट हमारा हो जाएगा मतलब मैंने बताया था दोस्तों कि अगर यहां पर ये नाउन आपका जो कि अस है, मतलब प्लूरल है, ठीक है, प्लूरल फॉर्म में है, प्लूरल प्रोनाउन है हालांकि ये, तो जो भी इसको सब्जेक्ट मान लेते हैं, तो ये प्लूरल जो प्रोनाउन है, अब ये प्लूरल है तो जाहिर सी बात है यहां पर हु के बाद हैज नहीं आने वाला है, हैव है, और जो कि करेक्ट है, तो ये प्लूरल वर्ब होगा। ठीक है, तो यहां पर इसमें तो कोई एरर नहीं दिख रहा है। दोज ऑफ अस हु हैज होता अगर, ध्यान देना दोस्तों, बिल्कुल आप पढ़ते हैं हैज भी तो आपको लगता है कि सही है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, क्लियर करो डाउट्स, आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो भी मैं साथ साथ क्लियर करते हुए जा रहा हूं। देखो, दोज ऑफ अस हु हैज अ फैमिली हिस्ट्री होता, आपको लगता है ये भी सही है, लेकिन हैज क्यों नहीं है, हैव क्यों है, क्योंकि यहां पर हु के जस्ट पहले देखो आप प्लूरल्स है आपका सब्जेक्ट, मतलब यहां पर वर्ब भी प्लूरल है जो कि सही है। ठीक है, तो दोज ऑफ अस हु हैव अ फैमिली हिस्ट्री, जिनकी क्या है, एक फैमिली हिस्ट्री है, पर एक इतिहास रहा है किसका, हार्ट डिजीज का, हार्ट डिजीज का एक इतिहास रहा है, शुड मेक, उनको क्या करना चाहिए। देखो शुड जो है ये आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, और उसके बाद हमेशा वर्ब का, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। ठीक है, मेन वर्ब का क्या आता है दोस्तों,
फर्स्ट फॉर्म आता है। तो उनको क्या करना चाहिए, अ ईयरली अपॉइंटमेंट। ये तो हमारा आर्टिकल का एरर आ गया, किसका आ गया, आर्टिकल का एरर आ गया। और ये इजी है दोस्तों, आर्टिकल के बारे में मैं बता देता हूं, ए, उसके अलावा एन, और एक आर्टिकल होता है द। ठीक है, ए जो होता है ये हम लगाते हैं किसके पहले, बिफोर। ध्यान देना दोस्तों, हम किसके पहले लगाते हैं, बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड। याद रखना ये साउंड वर्ड जो है इंपॉर्टेंट है। कॉन्सोनेंट के पहले नहीं लगाते हैं, कॉन्सोनेंट के साउंड के पहले लगाते हैं। मतलब जहां कॉन्सोनेंट के स्वर की आवाज आ रही है वहां हम अ लगाते हैं। ठीक है, और एन जो है वो कहां लगाते हैं, बिफोर वॉवेल साउंड्स। वॉवेल के साउंड के पहले लगाते हैं। ठीक है, और ये कहां लगाते हैं, ये दोनों कंडीशन में लगा सकते हैं, कंसोनेंट के साउंड के पहले भी लगा सकते हैं, वॉवेल के साउंड के पहले भी लगा सकते हैं। बस शर्त है कि वो डेफिनेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डेफिनेट कोई वर्ड होना चाहिए। डेफिनेट जो वर्ड है उसके पहले हम लोग ये लगाते हैं द, कोई स्पेसिफिक होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर मैं बात करूं, देखो कि शुड मेक अ ईयरली। अब आप बोलोगे सर वाई है, और वाई तो जो है वो कंसोनेंट होता है, लेकिन मैंने कहा कंसोनेंट नहीं देखना है, हमको उसका साउंड देखना है दोस्तों। साउंड में आपके पास वॉवेल के जो है, थोड़ा इसका और डिटेल हम देख लेते हैं। वॉवेल जो है दोस्तों उसके आपके पास 5 साउंड होते हैं। ए का साउंड, ई, ठीक है, आई, ओ और यू का साउंड। अब आप जब ईयरली को पढ़ते हैं, ध्यान देना, जब आप ईयरली को पढ़ते हैं और जब आप इसका हिंदी करने जाएंगे तो क्या आप य बोलते हो, ई बोलते हो या ई बोलते हो। तो साउंड यहाँ पे ई आ रहा है। वाई जो है वो आपका क्या जा रहा है, साइलेंट में जा रहा है ना। वाई का साउंड पढ़ नहीं रहे हम लोग, ई का साउंड पढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा था कि वॉवेल का साउंड जहां पर आ रहा है वहां पर हमको एन लगाना है। क्लियर हो रहा है, इसलिए यहां पर ए नहीं आने वाला, यहां पर एन आएगा। ठीक है, एरर हमारा बी वाले सेक्शन में है। जैसे एक एग्जांपल और, मैंने लिखा एमपी। ठीक है, मैंने क्या लिखा, एमपी। अब देखो इसमें आप बोलोगे सर म है और ये तो कंसोनेंट है, लेकिन आप इस पर ध्यान मत दो। आप कैसे इसको उच्चारण इसका कैसा करते हो उस पर ध्यान दो। भाई ए और म, ए का उच्चारण आपका पहले आ रहा है ना। उच्चारण जैसा आ रहा है उस हिसाब से आपको आर्टिकल लगाना है। भाई उच्चारण आ रहा है किसका, वॉवेल का। जब उच्चारण जो है वो वॉवेल का आ रहा है, साउंड वॉवेल का आ रहा है, तो वॉवेल का आर्टिकल लगने वाला है। ठीक है ना, एन आर्टिकल लग जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखो इसी तरीके से एक वर्ड होता है ऑनेस्ट। अब बहुत सारे बच्चे जो हैं उसको होनेस्ट पढ़ते हैं, तो भाई आप लोग गलत पढ़ते हो, उसको होनेस्ट नहीं पढ़ना है, ऑनेस्ट ही पढ़ना है ना। क्यों, क्योंकि एच जो है वो साइलेंट है और ओ से शुरुआत होगी पढ़ते टाइम। ठीक है, स्पेलिंग तो एस से लगेगी लेकिन पढ़ेंगे ओ से, और जैसा पढ़ेंगे वैसा आर्टिकल लगेगा, एन ऑनेस्ट लगने वाला है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक, इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं आपके। तो क्या होगा, एन ईयरली अपॉइंटमेंट यहां पर सही हो जाएगा, बी वाला हमारा राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने।